नमस्कार, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एमडी क्लासेज वाले सत्यम सर का जो ग्रुप डी का बुक जो है, जिसे गोल्डन ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के नाम से जाना जाता है, इसका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 9 तक नहीं देखा है तो एमडी क्लासेज ग्रुप डी जीके प्लस जीएस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है और एक बना हुआ है एमडी क्लासेज ग्रुप डी मैथ के नाम से। अगर आप दोनों 9 प्रैक्टिस सेट तक नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है एक काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आया है। अनअकैडमी गोल्ड के माध्यम से आपको मिलता है अनलॉक 20 ऑफर। अनलॉक 20 ऑफर के साथ आपको मिलता है 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट। आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे एसएससी का लीजिए, बैंक का लीजिए, रेलवे का लीजिए या स्टेट लेवल किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, अगर आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। ये ऑफर एक्सटेंड करके 30 अप्रैल तक किया गया है। अभी आपके पास 2 दिन का समय है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारा रेफरल कोड सारण 10 जो है जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा रेफरल कोड सारण 10 जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी लेके आया है लर्निंग फेस्टिवल ऑफर। जी हाँ, लर्निंग फेस्टिवल ऑफर के माध्यम से अनअकैडमी दे रहा है 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन मात्र 299। जी हाँ, मात्र 299 में आपको 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसमें भी 20% का डिस्काउंट, यानी कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा ऑफर है। इस पे भी 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। हमारा रेफरल कोड सारण 10 आप इस्तेमाल कीजिए और 20% इंस्टेंट डिस्काउंट पाइए। साथ ही आपको बहुत सारा आइकॉनिक फीचर मिलने वाला है। ठीक है, लाइव क्लास विद टॉप एजुकेटर 24/7 डाउट सॉल्व है और गाइडेंस फॉर सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन है और पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग है। अगर आप आईआईटी जेईई नीट यूजी की तैयारी करते हैं तो भी ये आपके लिए वैलिड है। तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिए, लेट्स क्रैक इट। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन जो है ये पाया जाता है। देखिए, हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा देखी जाए पुरुष और महिलाओं में, पुरुष और महिला की बात करें तो अगर मेल में देखा जाए तो पर 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और फीमेल की बात की जाए तो पर 100 ml में आपका 13.6 मिलीग्राम यानी ग्राम होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमको देखा जाए तो एक मनुष्य के शरीर में 100 ml की बात की जाए तो 12 से लेके 16 ग्राम के बीच जो है ये आपका हीमोग्लोबिन आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो बनाते रहूँगा। तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। चलिए, अगला प्रश्न है कि सबसे छोटे जीवाणु यानी बैक्टीरिया की लंबाई कितनी होती है। तो छोटे आकार के प्लाज्मा को माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, जिसका आकार जो होता है ये 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। तो हम कह सकते हैं कि आपका 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 0.3 से 0.5 तक। चलिए, अगला प्रश्न, जीवमंडल की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की लंबाई निम्न में से कितनी होती है। तो माइकोप्लाज्मा की भी लंबाई अगर देखा जाए तो ये आपका 0.03 माइक्रोमीटर होती है। तो ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, छोटे आकार के जो माइक्रोप्लाज्मा जिसे कहते हैं, छोटे आकार के प्लाज्मा को हम लोग माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, जिसका आकार जो होता है ये 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो गैल्वेनीकरण किसके कहा जाता है, यानी कि लोहे पर जस्ता का जो कोटिंग चढ़ाया जाता है ना, उसे ही गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है।
लोहे के ऊपर जस्ते का जो कोटिंग चढ़ा देता है उसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे ये गैल्वेनाइजेशन क्यों किया जाता है? लोहे को जंग से बचने के माने बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, यानी कि गैल्वेनीकरण किया जाता है ताकि लोहे पे जो है ये जंग ना लगे। ठीक है, चलिए डायरेक्ट पूछता है कि लोहे पर जंग नहीं लगने के लिए क्या किया जाता है, ये भी प्रश्न डायरेक्ट पूछता है तो आप कह सकते हैं उसे गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, सरसों का पौधा कितने घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है? तो सरसों का पौधा जो है ये लगभग 5 घंटे में, ठीक है, लगभग 5 घंटे में ये आपका अपने वजन के बराबर पानी जो है अवशोषित कर लेता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मक्के का जो पौधा होता है ये एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी ही अवशोषित करता है। मक्का का, मक्का को ये चाहे हम लोग मकई कहते हैं, ठीक है, जो जिसे भुट्टा भी बोला जाता है, ठीक है, वो जो है ना एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी को अवशोषित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी को निम्न में से कौन सी परत सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो कौन बचाता है? तो ओजोन लेयर जो है ये सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है सूरज की परत को। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कि माचिस की तिल्ली पर निम्न में से किसका मसाला उपयोग होता है? तो किसका मसाला माचिस की तिल्ली पर जानते हैं किसका? माचिस की तिल्ली पर फास्फोरस का मसाला होता है जिसको हम लोग बारते हैं तो जलता नहीं है। तो क्या होता है, बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सब प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फास्फोरस आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कि प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किस भाषा? तो देखिए किसी भी प्राणी को वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए उसके लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं, कि निम्न में से कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? हरे रंग का प्रकाश जो है ये नेपच्यून यानी कि वरुण जो है हरे रंग का प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या निम्न में से कितनी होती है? यानी विकसित हो जाने पर रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड अनेक छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बना होता है जिसे कशेरुक कहा जाता है। ठीक है, इन संख्या को कुल मिलाकर जो संख्या की बात की जाए तो ये 26 टोटल संख्या हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वस चैम्बर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रुधिर को थोड़ा सा रुधिर को थक्का बनाने में निम्न में से कौन सी कोशिका सहायक होती है? तो रुधिर को थक्का बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है? अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जीवन काल की बात की जाए तो इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 9 दिन का होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप मानव शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करता है? उच्च रक्त जो यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ये किसको प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क और ब्रेन दोनों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर अगर आपका बढ़ जाएगा तो आपको ब्रेन जैसे ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने या जमाने के लिए किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो ये फाइब्रिनोजन जो होता है यही फाइब्रिनोजन प्रोटीन का आवश्यकता होता है रक्त का थक्का जमाने में। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन जो होता है ना उसमें होता है। और ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्बुमिन का उपयोग प्रासंगिक संतुलन के लिए क्या किया जाता है? चलिए
अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रभावी होती है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये काफ़ी प्रभावी होती है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक ही है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें जो है वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत क्या करती है, अधिक बनाने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पसीने में निम्न में से कौन से पदार्थ होते हैं? तो पसीने में यूरिया, नमक और लैक्टिक एसिड यानी कि तीनों होता है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पसीने में 99% पानी और थोड़ी मात्रा में नमक, प्रोटीन और यूरिया भी होता है, इसलिए पसीने क्या होता है, गंध ये होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का उपयोग होता है? तो किस प्रोटीन का उपयोग होता है? तो ग्लोबुलिन का प्रयोग होता है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में अमाशय कितने घंटे तक भोजन का संग्रह कर लेता है? तो अमाशय में आहार को पचने के लिए कम से कम 2.5 से लेके 4 घंटे का समय लगता है, 2.5 से लेके 4 घंटे या उससे ज़्यादा भी। अमाशय की दीवार जो होता है ये गैस्ट्रिक एसिड स्रावित होता है। 3 तरह के एसिड हाइड्रोक्लोरिक भोजन में अम्लता को बढ़ाता है और पेप्सिन एसिड छोटे कण को बनाने के लिए भोजन में प्रोटीन का पाचन करता है। अब भोजन क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक अर्ध ठोस में पेस्ट बन जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 4 से 5 घंटा लग जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन निम्न में से कौन सा होता है? तो प्लाज्मा में उपस्थित जो मुख्य प्रोटीन की बात की जाए तो एल्बुमिन भी होता है, ग्लोबुलिन भी होता है और फाइब्रिनोजन भी होता है, यानी हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपयुक्त जो है ये सभी होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेढक अपने भोजन को पचाने में किस अम्ल का उपयोग करता है? तो मेढक जो है अपने भोजन को पचाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है? तो पानी का शुद्धतम रूप जो होता है ये वर्षा का पानी होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? अत्यंत आवश्यक क्या है? मानव शरीर के विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्य करने की ऊर्जा की उत्पत्ति कार्बोहाइड्रेट और वसा से होती है और इसमें श्रेष्ठ प्रोटीन पाचन क्रियाओं के पश्चात अंत में अमीनो अम्ल में विभाजित हो जाता है, तो ये प्रोटीन बहुत नेसेसरी है हमारे शरीर के विकास के लिए। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है जो सभी रक्त समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है? तो ये आपका ओ जो है, ओ ग्रुप जो होता है वो डोनर है, वो किसी को भी दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो नाभिक के आकार का आकलन जो है ये अल्फा कण से किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो अंडा में विटामिन सी जो है ये लगभग नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि नए पारित किए गए निरसन और संशोधन विधेयक 2019 द्वारा कितने अप्रचलित और अप्रासंगिक कानून निरस्त किए गए हैं? ये कम से कम 58 जो है निरस्त किए गए हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यस और इसको जूम आउट करते हैं। चलिए, प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उद्देश्य था, उसका निवेश का क्या, उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, भारत को आधुनिक औद्योगिक उपनिवेश में बदलना, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में बदलना, भारतीय साम्राज्य के निवेश के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को एक बाजार के रूप में बनाना,
या अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों को भारतीय पूंजी के निवेश के लिए एक बाजार के रूप में बनाना। तो 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश उपनिवेश का मुख्य उद्देश्य था कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में बदलना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में विदेशी निवेश सबसे अधिक किस देश से होता है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? तो सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो ये आपका सिंगापुर से होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मॉरिशस से आने वाले FDI 5.6 अरब डॉलर रहा है। इसके बाद UAE से 4.2 अरब डॉलर है। कैमन आइसलैंड से 2.79 डॉलर है। नीदरलैंड से आपका 2.78 डॉलर है। UK से 2.04 है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये आपका सिंगापुर से आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल को किसने विकसित किया था? तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको वर्नर वॉन ब्राउन ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहला बैलिस्टिक मिसाइल जो है A4 था। क्या था? A4 था, जिसे सामान्यतः V2 रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे जर्मनी ने 1930 से 1940 के मध्य में रॉकेट साइंटिस्ट वेनहर वॉन ब्राउन की देखरेख में विकसित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 44 जो है ये समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है? मिस्र, मैक्सिको, ईरान, म्यांमार। तो ईरान से जो होता है कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा पृथ्वी पर स्थित एक ऐसा काल्पनिक रेखा है जो जलवायु का निर्धारण करता है, और कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों के लगभग 19 देश से क्या होता है? होकर गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया था? तो VD सावरकर ने किया था। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये आपको 30 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देते हैं? स्तनधारी जो है ये आपका अंडे देते हैं। तो ये टचिग्लोसस एक्विलेटस एक स्तनपायी है जो अंडा देता है। तो हम कह सकते हैं प्लेटिपस। क्या होता है? प्लेटिपस। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? तो ये आपका परगामी यानी प्रोग्रेसिव टैक्स, परगामी कर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से कृष्णा सोबती को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के विजेता जो हैं ये हैं आपका असमिया कवि नीलमणि फुकाना। असमिया कवि नीलमणि फुकाना को सर्वोच्च साहित्य सम्मान यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 मिला है। उन्हें साहित्य के प्रति आजीवन समर्पण के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने 4.5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की है? ये किसने किया है? तो ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा देश 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करने वाला दूसरा देश बन गया? तो ये कौन है? अमेरिका, USA। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने चीन में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 5 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है? किस शहर में 5 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है? तो ये आपका लखनऊ शहर में धारा 144 लागू की गई थी। एडिशनल सीपी क्राइम ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। 10 जनवरी 2022 तक धारा 144 के तहत शहर में प्रतिबंध लागू रहेंगे। तो ये लखनऊ में किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, जो कि यहाँ 5 जनवरी के साथ इसमें डेट देना चाहिए था कि उससे क्या होता है, क्लैरिफाई होता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत ने 6 दिसंबर 2021 को किस देश के साथ 28 समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये आपका रूस के साथ। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा देश चल रहे 2 दिवसीय एससीओ साइबर सुरक्षा संगोष्ठी का मेजबान है? तो ये आपका मेजबान कौन है? तो इंडिया है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए किसे आमंत्रित किया गया है? तो ये सुनील अरोड़ा को। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये आपका बहरीन ने किया है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी कि एनपीसी उज्बेकिस्तान ने देश के पर्यटन और खेल मंत्रालय के सहयोग से सितंबर के अंत यानी अक्टूबर की शुरुआत में ताशकंद में प्रतियोगिता की मेजबानी की बोली सौंपी थी। एपीसी के अध्यक्ष मजीद राशिद ने मेजबानी सौंपे जाने के फैसले पर कहा कि कई बोलियों पर विचार किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन बी बहरीन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथे एशिया युवा पैरा खेलों में भारतीय बैडमिंटन दल ने कितने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते हैं? तो ये आपका 16 जीते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एशियाई युवा पैरा बैडमिंटन में पलक कोहली समेत सभी पैरा शटलरों ने 4 स्वर्ण सहित 16 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 7 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका मैथ का है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन जो है 45 यानी कि 5 क्वेश्चन और होने चाहिए। नहीं, चलिए आगे देख लेते हैं आगे और क्या क्वेश्चन है। ये मैथ का है, मैथ का है, मैथ का है, मैथ है, रीजनिंग है कहीं ना। चलिए, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक करने में थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, तो लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही कंटिन्यू जो है वीडियो आप सभी के लिए लेके आता रहूं। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे है। 1 मिनट। तो और आगे क्वेश्चन नहीं है, हमने देख लिया है। ठीक है, और अंत में आपसे यही कहेंगे कि अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।